दलों की यह सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने इस चुनाव की प्रक्रिया में मुद्दों के साथ आम आदमी को जोड़ लिया है। ये जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी हमलावर हैं विभिन्न दलों के नेताओं के ऊपर, इन राजनीतिक दलों ने मुद्दों को उठा करके बीजेपी के सामने सवाल खड़े किए हैं। प्रधानमंत्री जी को विभिन्न राजनीतिक दलों और उनके नेताओं की आलोचना करने का पूरा हक है। हम लोकतांत्रिक परिवेश में रहते हैं, किसी की आलोचना से हमको शिकायत नहीं हो सकती। अगर आप ये कहते हैं कि डीएमके के पुत्र होने के नाते स्टालिन साहब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, तो अगर यही उनकी उपलब्धि है तो कृपया यह बता दें आप कि जिन जगहों पर आपके मुख्यमंत्री हैं, माने कि जो पिता पुत्र वाले रिश्ते में नहीं है या जिनके ऊपर परिवारवाद का आरोप नहीं है, उनकी उपलब्धियां क्या तमिलनाडु की राज्य सरकार से बेहतर है? मानव विकास के जितने भी इंडेक्स हैं, उन इंडेक्स की तुलना में क्या तमिलनाडु की तुलना में राज्य कहीं ठहरते हैं? चाहे आपका मध्य प्रदेश हो, चाहे आपका उत्तर प्रदेश हो, चाहे जिस किसी भी राज्य में चाहे ये शासन कर रहे हो या शासन किए हुए हो। अगर ये कहते हैं कि मुलायम सिंह के लड़के के नाते पुत्र होने के नाते अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हो गए, तो क्या वो चुनाव नहीं लड़े? जनता ने उनको वोट नहीं दिया, जनता ने उनको जन समर्थन नहीं दिया, बिना पब्लिक मैंडेट के उन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर लिया मुख्यमंत्री कुर्सी के ऊपर। अगर आपका नेता चुनाव जीत करके आता है तो आप उसके ऊपर परिवारवाद का आरोप नहीं लगाते, और दूसरे व्यक्ति के ऊपर आप आरोप लगाते हैं कि साहब ये लोग केवल अपने अपने परिवार के लिए जी रहे हैं। अकेले व्यक्ति हैं क्या वो? उनकी पार्टी में कोई लोग नहीं है, उनकी पार्टी में कोई संगठन नहीं है। और क्या आप अपनी पार्टी को परिवारवाद से आपने मुक्त रखा है? पीयूष गोयल साहब की क्या योग्यता है? क्या पीयूष गोयल साहब किसी के पुत्र नहीं है? वो आप एक किसी ने, हमारे यहाँ पंकज सिंह साहब एक एमएलए हैं, उनको जनता ने चुना है, लेकिन ये भी सच्चाई कि वो राजनाथ सिंह के पुत्र हैं। सवाल इस बात का नहीं है, आपकी पार्टी के ऊपर भी उतना ही आरोप है। अगर आप किसी और के ऊपर आरोप लगाते हैं तो अगर आप सवाल ये सही है कि अगर किसी कोई नेता अपने पुत्र को बिना जन समर्थन के पार्टी के ऊपर थोप दे तो आप सवाल खड़ा कर सकते हैं कि साहब आप तो न चुनाव जीते, न कुछ किए, और आपके साथ तो ये है कि आप लोगों को बैकडोर विधानसभा में, राज्यसभा में, चाहे विधान परिषद में ले आते हैं और उनको मुख्य धारा का मंत्री बना के रखते हैं। दूसरी चीज, आप जितने इन्होंने आरोप लगाए, चाहे इन्होंने कहा भ्रष्टाचार की बात की, जिस मध्य प्रदेश में खड़े होकर के आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, उसी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं ने 200 भ्रष्टाचार के उदाहरण दिए हैं, जिसमें सत्यम का घोटाला सबसे बड़ा है। आज तक उसका पता ही नहीं चला क्या हो रहा है उसमें। आप उसकी कोई जवाबदेही नहीं देते। आप ये भी नहीं बताते कि जांच हो रही है, नहीं हो रही है, कौन शामिल है, कौन नहीं है, कोई चर्चा उसकी आप नहीं करते। और अगर आप आरोप लगाते हैं, यहाँ कितने आरोप है मध्य प्रदेश की सरकार के ऊपर, किसी की चर्चा आप नहीं करते हैं। गोया कि जो मुद्दे आप उठा रहे हैं, उन मुद्दों से कुछ लाभ नहीं मिलने वाला, और उन मुद्दों को उठाने से जो आप इस सरकार के ऊपर गवर्नेंस की विफलताएं हैं, उसको ढका नहीं जा सकता, उसके ऊपर चादर नहीं डाली जा सकती। कांग्रेस की सबसे बड़ी उपलब्धि है और इन अन्य दलों की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इन पार्टियों ने जो सरकार के गवर्नेंस की विफलताएं हैं उनको लोगों के सामने रखा है। अगर राहुल गांधी की मणिपुर की यात्रा एक बड़ी पहल है, 2 उद्देश्यों से। एक तो वहां के जो लोग परेशान हैं उनके साथ अपनी संवेदनाओं को जोड़ना, उनके सुख दुख में बैठना, उनकी समस्याओं को, उनकी परेशानियों को, उनके दर्द को महसूस करना और उनके साथ अपने को जोड़ना। और दूसरा बड़ा मुद्दा यह है कि सरकार की जो निष्क्रियता रही, जो अकर्मण्यता रही इस पूरे मुद्दे पर, उसको उजागर कर देना। और राहुल गांधी ने कोई राजनीतिक पर्यटन नहीं किया, बाकायदे 2 दिन रहे, उन्होंने स्थानों पर गए जहां जहां कहा जा रहा था कि यहां सुरक्षा का संकट है। विभिन्न राहत शिविरों में रहने वाले लोगों के साथ बैठ करके उन्होंने खाना खाया, बच्चों से बात की, और सबसे कहा, किसी एक पक्ष से नहीं कहा, सबसे कहा कि हिंसा कोई जवाब नहीं है, हिंसा के माध्यम से किसी मुद्दे का समाधान नहीं हो सकता, या किसी भी पक्ष को बुरा लग सकता है, किसी को भला लग सकता है। कोई जो पीड़ित है वो कहेगा कि साहब आप दूसरे लोग, जो लोग हिंसा कर रहे हैं उनकी बात आप नहीं करते, मेरी बात आप कर रहे हैं, लेकिन दोनों पक्षों से बात कही। तो एक राजनेता के रूप में जो राजधर्म निभाना चाहिए था वो राहुल गांधी ने पूरी की, उस भूमिका को उन्होंने अदा किया और एक बड़ी लाइन खींच दी। तो यह उनकी यात्रा ने पूरी की पूरी इस सरकार को गतिविधियों को एक्सपोज किया। दूसरी चीज कि मध्य प्रदेश में
या आप तेलंगाना की स्थिति है कि जिस कदर एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति है वहां पर, कि वहां के नेता एनडीए के नेताओं से भी मिल रहे हैं और कांग्रेस के नेताओं से भी मिल रहे हैं। कुछ बीजेपी में जाना चाहते हैं और बड़ी बड़ी संख्या में आना चाहते हैं वो कांग्रेस के साथ। तो वहां तो एक कांग्रेस के लिए बहुत एक ऐसा मैदान है जिसमें अपनी राजनीतिक गतिविधियों से बड़ी आक्रामकता के साथ वो तेलंगाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकती है। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि तेलंगाना से सटे हुए जो कर्नाटक के सीमावर्ती राज्य जिले हैं, उन जिलों में कर्नाटक चुनाव के दौरान कांग्रेस ने जबरदस्त सफलता पाई है। क्लीन स्वीप कर सकते हैं आप वहां पर। तो जो मिश्रित आबादी रहती है, जो तेलुगु भाषी लोग हैं, उन लोगों के बीच में बीजेपी के प्रति किस तरह का भाव है और कांग्रेस के प्रति किस तरह का भाव है, कर्नाटक के सीमावर्ती जिलों के परिणाम से आप समझ सकते हैं। कांग्रेस की जो सबसे बड़ी तैयारी मैं मानता हूं वह है केवल मुद्दों को जिंदा रखना, जो जयराम रमेश ने कहा। जयराम रमेश ने अपनी बातों से लगा कि वो केवल मुद्दों को जिंदा रखना चाहते हैं कि सरकार ने जो महिला पहलवान थी उनके साथ क्या किया, आज जो मणिपुर में क्या कर रहे हैं, इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने किस तरह की कार्रवाई अख्तियार किया, ये महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के लोगों को किस तरह से अपने वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया और आज का युवा किस तरह से बदहाल और परेशान है। सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। इसको मैं सबसे बड़ी तैयारी मानता हूं कि देश के सामने जो गवर्नेंस की विफलताएं हैं, जो लोगों को अन्य मुद्दों और उनको सामने रखना और उन मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश करने पर जो कोशिश की जा रही है उनको कुंद करना। जैसे यूनिवर्सल सिविल कोड का मामला लेकर के आए, यूनिवर्सल सिविल कोड को लेकर के जिस तरीके से विपक्षी दलों और कांग्रेस ने इस पूरे के पूरे अभियान के ऊपर एक हमला किया और इसके राजनीतिक धार को कम करने की कोशिश की, यह उपलब्धि है। आज की तारीख में सबसे बड़ी जरूरत यही है कि चुनाव होने तक, चुनाव का माहौल बनने तक आप केवल मुद्दों को जीवित रखिए और निश्चित रूप से मानिए कि ये मुद्दे ऐसे हैं जिसका जवाब इस सरकार के पास कुछ नहीं है। जिस तरीके की सरकार की विफलताएं मध्य प्रदेश सरकार में हैं, मध्य प्रदेश के ऊपर जिस तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिस तरीके से राजनीतिक अनैतिकता का उनके ऊपर आरोप है, कोई जवाब इनके पास नहीं है। और इसीलिए बार बार ये सवाल उठाते हैं कि साहब जो विपक्ष में आप गठबंधन करने जा रहे हैं उसका नेता कौन है। नेता तो वहां के आप देश के सामने जो मुद्दे हैं वो हैं, उनका जवाब दीजिए आप, उनको लेकर के सामने आइए। और जब गवर्नेंस की विफलताएं आपके सामने होंगी और आप इन विफलताओं को लगातार लोगों के बीच में रखते रहेंगे तो जो एक लोगों का मोह भंग हुआ है इस बीजेपी के साथ वो और गहरा होता चला जाएगा। आखिर कौन किसके लिए आपने कहा कि ये लोग केवल अपने बच्चों के लिए, अपने लड़कों के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है साहब, अगर ये बच्चे के लिए कर रहे हैं तो आप उन 10 बच्चों का नाम बता दीजिए जो जिसके माता पिता राजनीति में नहीं है और उनको आपने आसमान में बैठा दिया। उन सामान्य बच्चों के लिए बता दिया कि उनकी बेरोजगारी को दूर करने के लिए आपने क्या कर दिया। आप उन सामान्य महिलाओं के बारे में बता दीजिए कि उनकी जो महंगाई की वजह से जो घर गृहस्थी चलाना मुश्किल हो रहा है उनके बारे में आपने क्या कर दिया। अगर ये राजनीतिक दल के लोग, जो विपक्षी दल के लोग हैं, केवल अपने बच्चे और परिवार के लिए चिंतित हैं तो आप तो समाज के लिए चिंतित हैं। और अगर आप समाज के लिए चिंतित हैं तो इस देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए क्या किया। अगर आप सामान्य लोगों के लिए चिंतित हैं तो मणिपुर में जो हिंसा फैली हुई है उसको रोकने के लिए आपने क्या किया। ये बच्चे नहीं है, ये तो किसी नेता के बच्चे नहीं है जो राहत शिविरों में रह रहे हैं। विस्थापन का कष्ट भोगना इस दौर में, इसकी कल्पना भी कोई कर सकता है क्या। इन बच्चों के लिए क्या किया है आपने। ये बच्चे तो किसी राजनीतिक दल नेताओं के बच्चे नहीं है। तो अगर आप इनके लिए ही चिंतित है, सामान्य लोगों के लिए जो आपका दावा है, तो इन बच्चों को विस्थापन का कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है। अगर आप इन सामान्य बच्चों के लिए ही चिंतित हैं तो इस देश के किसानों को 1 साल से अधिक खुले आसमान के नीचे रहने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा। अगर आप अन्य विपक्षी दल के नेता केवल अपने परिवार के लिए चिंतित हैं तो आपके नेतृत्व में इन महिला पहलवानों को जंतर मंतर में खुले आसमान के नीचे सड़क पर क्यों सोना पड़ा। उनकी आप परवाह कर लिए होते। ये माना जाता है कि साहब ठीक है, ये तो केवल अपने घर परिवार के लिए हैं, हम आपके लिए हैं। तो आप अपने से भी जो जिनके लिए आप दावा कर रहे हैं उनसे भी आप जुड़ा हुआ नहीं अपने आप को दिखा पाते हैं। जो पूरे देश के लिए करना चाहिए था उसके लिए भी आपकी जो विफलताएं हैं उसकी आप चर्चा नहीं करना चाहते। विमर्श आपके राजनीति करने की शैली में शामिल नहीं है। बातचीत करना आप चाहते नहीं है। आप जो आपके मन में आ जाएगा उसका आप निर्णय ले लेंगे। अगर कोई बात कहेगा उसको आप सुनेंगे नहीं। और संजय जी की जो अविश्वास है बिल्कुल सही है।
कि अगर चुनाव के ईमानदारी को, तटस्थता को, पारदर्शिता को लेकर जो संदेह है, लेकिन संजय जी याद रखिए, जिस तरीके से विपक्षी दलों ने आम आदमी को शामिल कर लिया है, अगर 75% से ज्यादा लोग कर्नाटक में निकल करके वोट दे रहे हैं, तो आप यकीन रखिए कोई बेईमानी कर नहीं पाएगा। जहां जहां जनता इन्वॉल्व हुई, और यह चुनाव विपक्षी दलों का चुनाव नहीं है, ये आम आदमी का चुनाव है। वो उन लोगों का चुनाव है जो निराश हुए हैं, हताश हुए हैं, अपने आप को ये महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है। ये बड़ा समूह है, और जो अपने दायित्वों के प्रति संकल्प हुआ है, और पूरी व्यवस्था को लेकर के लगा हुआ है कि जो राजनीतिक निर्णय होगा वो होगा, जनता जो इन्वॉल्व होगी। इसलिए मेरा मानना है कि विपक्षी तो थोड़ा लड़ पाएंगे बीजेपी के साथ, न इनके पास पैसा है, न इनके पास उतने कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी के पास हैं, नहीं जिनके पास वो आक्रामक नेतृत्व है जो बीजेपी के पास है, न उनके पास वो मशीनरी है समाचारों को पहुंचाने के लिए जो इनके पास है। लेकिन जब लोग आ जाते हैं मैदान में, तो सब का सब धरा रह जाता है। और आपने भी ऐसे चुनाव देखे हैं, और हमने भी ऐसे चुनाव देखे हैं। जनता इस पूरे चुनाव, अब मध्य प्रदेश में क्यों नहीं कर ले रहे हैं भाई आप? मध्य प्रदेश की स्थिति क्या हो गई है कि आप यह देख लीजिए, अगर प्रधानमंत्री मतलब मोदी जी जैसे नेता को, मोदी जी की लोकप्रियता में कोई ह्रास नहीं हुआ है, डेटा बता रहा है, हम आप इसको स्वीकार करते हैं। तो जिस नेता के नेतृत्व के में लोकप्रियता में कोई गिरावट ना आई हो, वह व्यक्ति अपने दो कार्यक्रम राजधानी भोपाल में स्थगित कर दे, यह सामान्य बात है क्या? बरसात की वजह से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम रद्द होते हैं क्या? बरसात और मौसम की वजह से शहडोल वाला कार्यक्रम रद्द कर दिया गया? ये सामान्य बातें नहीं है। और अगर माननीय मोदी जी की लोकप्रियता कम नहीं हो रही है, तो जो लोग उनके खिलाफ में खड़े हैं उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। वो बढ़ क्यों रही है? कौन लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं? और अगर उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है तो क्यों हो रहा है? तो क्या सरकार के खिलाफ मुद्दे खड़े करने वाले लोग, उनकी बात जो जनता सुन रही है वही तो उनके साथ जुड़ रही है। और अगर यह विपक्षी दल, जिसमें कांग्रेस ने बड़ी भूमिका अदा की है, एक राजनीतिक माहौल बनाने का इस सरकार के खिलाफ यह स्थिति बनी रही, तो इस जनता का चुनाव होगा। और जनता जब मैदान में उतरेगी तो वही होता है जो हाल के